चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान में, जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र, इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अब ये जो परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसमें बेसिकली हम जो पढ़ते हैं या जो मानव में परिसंचरण तंत्र है वो रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र। और ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये हृदय द्वारा किया जाता है। भाई, परिवहन रक्त का होता है, लेकिन रक्त का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? हृदय द्वारा किया जाता है। एक चीज आप ये समझ लीजिएगा, ठीक। एक इसमें चीज समझिएगा कि ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये सदैव एक निश्चित दिशा में होता है। सदैव एक निश्चित दिशा में होता है। ऐसा नहीं है कि पहले इधर चला गया ऊपर की ओर, फिर उसी ऊपर वाले रास्ते से नीचे को आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कार्य। कार्य किसका? रक्त परिसंचरण तंत्र का। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य कई रूपों में हम देख सकते हैं। जैसे इसके द्वारा पोषक पदार्थ, इसके द्वारा पहला कार्य देख सकते हैं, पोषक पदार्थों का शरीर में परिवहन। दूसरा देख सकते हैं एंजाइम और हार्मोन, सॉरी एंजाइम नहीं लिखेंगे इसमें, हार्मोन लिख लेंगे। हार्मोन का शरीर में परिवहन। तीसरा लिख लेंगे श्वसन गैसों अब श्वसन गैस O2 और CO2 होती हैं। श्वसन गैसों का परिवहन। ये सब कुछ आप देखिएगा, ये सब कुछ आप समझिएगा किसके द्वारा हो रहा है? ये हो रहा है परिवहन तंत्र के द्वारा। अभी मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा कैसे क्या है, ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा। और एक और चीज इसमें समझें, फिर हम सब एक साथ समझते हैं। एक और चीज आप समझ लें, वो ये है, इसमें प्रमुख अंग कौन कौन से काम करते हैं। तो इसमें 3 चीजें हमें पढ़नी होती हैं। एक हृदय पढ़ेंगे हम, एक रुधिर पढ़ेंगे हम, और एक रुधिर वाहिनियां पढ़ेंगे हम, यानी रुधिर को ले जाने वाली नलिकाएं, ठीक है। तो इतनी बात हम समझते हैं पहले, फिर हम आगे की ओर चर्चा करेंगे। लिखते चलें साथ साथ। ठीक, चलिए अब समझते हैं। आप सबके घरों में एक
टैंक रखा होगा छत पे, ठीक है, एक मोटर होगी और उस टैंक और मोटर से जो पानी आ रहा है या जा रहा है उसको गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए छोटे छोटे पाइप्स आपके यहां घर में लगे हुए हैं, हमारे यहां भी लगे हुए हैं, सबके घरों में लगे हुए होते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि वो जो मोटर है वो आपका हृदय है। हृदय मोटर वाला ही काम करता है। मोटर को आप क्या बोलते हैं? पंप। पहले बोलते हैं टिल्लू पंप, बोलते थे पंप। वो पंप का काम करता है, यानी एक प्रेशर जनरेट करता है। हृदय वही काम करता है, हृदय हमारा वही काम करता है। और वो जो पानी जा रहा है पंप से, जो पानी निकल रहा है प्रेशर के साथ, जो आपके ऊपर सिंटैक्स तक पहुंच रहा है, तो सिंटैक्स तक या ऊपर टैंक, जो रूफ टैंक है, जो छत पे रखा हुआ टैंक है, वहां तक जो पानी जा रहा है वो पानी किसी एक नलिका के द्वारा जा रहा होगा, पाइप के द्वारा जा रहा होगा। आपके शरीर में भी कई सारी इसी तरह की नलिकाएं हैं जो हृदय पंप कर रहा है जल रूपी रक्त को, और वह जल रूपी रक्त उन पाइपों के माध्यम से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या पूरे शरीर में परिवहन कर रहा है। इसीलिए 3 चीजें पढ़नी होती हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। हृदय क्या करेगा? रुधिर और रुधिर को ले जाने वाली नलिकाएं। पूरा प्रोसेस वैसे ही है जैसे आपके घर में मोटर और टैंक का होता है, ठीक, बिल्कुल हमारी बॉडी में मूव करता रहेगा ब्लड। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये ब्लड जो मूव कर रहा है, इसके मूव करने से हमें क्या फायदे हैं या क्या वर्क है? तो इसी ब्लड में आप खाना खाते हैं, और हमने पाचन क्रिया भी हम पढ़कर आए हैं पीछे। तो हम जो भी कुछ खाते हैं वो खाने के बाद लिक्विड बन जाता है, तरल हो जाता है, जिसको अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो ग्लूकोज, वसा की बात करूं तो वसा अम्ल, प्रोटीन की बात करूं तो एमिनो अम्ल। ये जो एमिनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लूकोज हैं, ये पचा हुआ भोजन है जो किस फॉर्म में है? तरल, लिक्विड फॉर्म में है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो लिक्विड फॉर्म में है ये हमारे रक्त में चला गया, रक्त में चला गया। अब हमें पता है इस भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलनी है, और ऊर्जा कहां जाके मिलनी है? प्रत्येक कोशिका तक ये भोजन पहुंचना चाहिए, तब हमारे शरीर को या हमारी कोशिका को ऊर्जा मिलेगी। अब हमने तो भोजन पचाने के बाद रक्त में छोड़ दिया, समझे? अब रक्त उस पचे हुए भोजन को क्या कर रहा है? पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक मूव करा रहा है, परिवहन करा रहा है। देखिए यही बात मैंने लिखी कि पोषक पदार्थों का शरीर में क्या करा रहा है? परिवहन। आपने जो भी कुछ खाया था वो खाने के बाद लिक्विड बन गया, लिक्विड बनने के बाद वो आपके रक्त में मिल गया, और फिर रक्त ने परिवहन करते करते, घुमाते घुमाते उसे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया। इसलिए रक्त परिसंचरण तंत्र का पहला काम बनता है क्या? पोषक पदार्थों का शरीर में परिवहन। दूसरा देख लेते हैं। हमने अभी एक और टॉपिक इससे पहले हम पढ़कर आए हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये एक रासायनिक पदार्थ का स्रावन करती हैं जिसे हार्मोन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं ये नलिका विहीन होती हैं, क्योंकि ये अपने स्रावित पदार्थ को रक्त में छोड़ देंगी। अब रक्त इन हार्मोन्स को पूरी बॉडी में मूव कराएगा, परिवहन कराएगा, और जिस भाग को जरूरत होगी, जिस भाग को जरूरत होगी उस भाग तक ये हार्मोन पहुंच जाएगा। इसलिए इसका दूसरा काम हमने क्या देखा कि ये यानी रक्त जो है अपने परिवहन सिस्टम के द्वारा हार्मोन्स को आपकी बॉडी में क्या कराता है? मूव कराता है। और तीसरा आपने देखा होगा, आप सांस लेते हैं, तो जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेते समय आपका शरीर एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को और निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड को। हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को और निकाल किसे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब आप ये समझिए, इस बात को आप समझिए कि ये दोनों चीज
एक स्थान होता है फेफड़ा, जहां पर एक्सचेंज होती है। फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन रक्त में मिला दी जाती है और फेफड़े में ही CO2 रक्त के द्वारा बाहर निकल जाती है। अब आप समझिए कि ये फेफड़ों से O2 ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाएगी, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचनी है। कौन लेके जाएगा? रक्त। CO2 प्रत्येक कोशिका में रिलीज हो रही है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो वो CO2 जो जिसकी जरूरत नहीं है वो रक्त पूरे शरीर से इकट्ठा करेगा और फेफड़ों में लाकर छोड़ देगा। तो फेफड़ों से O2 को लेना और फेफड़ों में CO2 को छोड़ना, ये काम रक्त का होता है। और फिर पूरी बॉडी में क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को मूव कराएगा और जैसे भोजन पहुंचाया था, जैसे प्रत्येक कोशिका तक भोजन पहुंचाया था, वैसे ही प्रत्येक कोशिका तक ये क्या पहुंचाएगा? रक्त ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तीनों काम को आप समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, विलियम हार्वे फैक्ट है, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार, तो हमें दो प्रकार देखने को मिलेंगे। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, क्या डिफरेंस है दोनों में? इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो मैं पहले बता देता हूं, फिर लिख लेंगे। आप समझिएगा कि जैसे अभी हमने देखा कि जो मानव होता है, मानव में जो रक्त बहता है वो बंद नलिकाओं में बहता है, ओपन नहीं बहता। मानव में जो रक्त बह रहा है वो कैसे बह रहा है? बंद नलिकाओं में। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, छत, टंकी, पाइप। ठीक है, तो पानी कोई ओपन थोड़ी जा रहा है मोटर से निकलने के बाद, एक पर्टिकुलर एक पाइप है और वो एक निश्चित दिशा में पानी को लेकर चल रहा है। तो जिस जीव में या जिस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त बंद नलिकाओं में होकर चलेगा, बहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? बंद परिसंचरण। और जिसमें ओपन चलेगा, खुला चलेगा, जिसमें रक्त किसी भी बंद पाइप में या बंद वाहिनी में नहीं चलता है, नहीं बहता है, उसे क्या कहेंगे हम? खुला परिसंचरण तंत्र। आसान है, कोई इसमें बहुत बड़ी समझने वाली बात नहीं है। किन किन जीवों में पाया जाएगा उस पर चर्चा करेंगे, तो लिखते चले, साथ साथ परिभाषा भी लिख लें इसकी, फटाफट नोट्स भी बनाते चले, अच्छे से साफ सुथरे नोट्स, शॉर्ट में ही लिख लेंगे। जिसमें रक्त बंद रक्त वाहिनियों में ना बहता, जिसमें रक्त दोनों में अंतर यह है, एक में खुले में कोई रक्त वाहिनी नहीं होगी
कोई रक्त वाहिनी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें हृदय से पंप होने के बाद रक्त पूरे शरीर में किसी भी रक्त वाहिनी द्वारा नहीं पहुंचाया जाता है। नहीं पहुंचाया जाता है। और इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हृदय से पंप होने के बाद रक्त हृदय से पंप होने के बाद रक्त पूरे शरीर में रक्त वाहिनियों द्वारा पहुंचाया जाता है। ये दोनों में एक डिफरेंस है जिसको आपको समझना होगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझना होगा। लिख लें साथ साथ। साथ साथ लिख लें। अब देखिए, आप खुद सोचिए, आपने ये पढ़ा कि जो खुला परिसंचरण तंत्र है उसमें कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई रक्त वाहिनी नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई रक्त वाहिनी नहीं है, या आप उसी मोटर और पंप पे बात करें कि मान लीजिए घर बहुत बड़ा है, तो क्या बिना पाइपलाइन के प्रत्येक जगह तक पानी पहुंचाया जा सकता है? यदि बड़ा घर है तो संभव नहीं है। लेकिन मान लीजिए एक ही कमरे का घर है, तो मोटर छोड़ दी, पानी निकल रहा है, अब वो बहता हुआ जहां जहां जा रहा है, थोड़ी देर में देखेंगे पूरा कमरा जल से भर जाएगा। यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि जो ये वाला ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ये छोटे जीवों में होगा जिनका शरीर छोटा है। हृदय ने पंप करा, प्रेशर मारा, इतना छोटा शरीर है कि थोड़े से प्रेशर में ही पूरा ब्लड पूरे शरीर में पहुंच गया, किसी भी पाइपलाइन की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। लेकिन शरीर बड़ा है, हाथ इधर को निकला हुआ है, एक पैर इधर को निकला हुआ है, समझ रहे हैं? तो उसके लिए एक एक नखून तक ब्लड जाने के लिए, एक एक पॉइंट तक ब्लड जाने के लिए पर्टिकुलर पाइपलाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो बंद जो रक्त परिवहन तंत्र है वो बड़े जीवों में पाया जाएगा। अब जो छोटे जीव और बड़े जीव का मतलब क्या है, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इसका जो उदाहरण आपको मिलेगा, इसका जो उदाहरण एग्जाम्पल मिलेगा, ये पाया जाएगा अकशेरुकी जीवों में, और ये पाया जाएगा कशेरुकी जीवों में। नॉन वर्टिब्रेट्स अकशेरुकी और वर्टिब्रेट्स कशेरुकी। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? कशेरुकी
और अकशेरुकी। तो मैं अगर बहुत सामान्य भाषा में लिख दूं तो जो ये अकशेरुकी जीव होंगे ये वो होंगे जिनमें रीढ़ नहीं। ये क्या होंगे? जिनमें रीढ़ नहीं पाई जाती। और जो कशेरुकी जीव होंगे ये होंगे रीढ़ पाई जाती है, रीढ़ पाई जाती है, रीढ़ पाई जाती है। ठीक है। अब आप ध्यान दें कि जो जो हृदय है, जब उसमें कोई पाइपलाइन ही नहीं जुड़ी हुई तो हृदय भी किसी चैम्बर में बटा हुआ जनरली नहीं है। वो तो पूरा पैकेज होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं शुद्ध अशुद्ध कि ये पाइपलाइन शुद्ध ला रही है, ये पाइपलाइन अशुद्ध ला रही है। ये तो हमारे तुम्हारे में होता है कि भाई ये शुद्ध ला रही है, ये अशुद्ध ला रही है, शिरा अशुद्ध ला रही है और वो शुद्ध ला रही है धमनी। तो ये उसमें होता है, लेकिन यहां है ही नहीं पाइपलाइन, यहां वाहिनियां है ही नहीं, तो यहां पर हृदय भी चैम्बर में बटा हुआ नहीं, कोई कोष्ठक ही नहीं होते कि ये शुद्ध वाला कोष्ठक, ये अशुद्ध वाला कोष्ठक, पंगा ही नहीं है ये वाला यहां पर। तो ये समझिएगा जो छोटे सूक्ष्म जीव होंगे, मक्खी, मच्छर, और ब्लड तो इनमें भी होता है, यानी आपने जंतु विज्ञान में संघ पढ़ रखे होंगे। कोर्डेटा संघ को छोड़कर लगभग 10 संघ होते हैं। कोर्डेटा संघ को छोड़कर, मैं कोर्डेटा की चर्चा यहां कर दूंगा, जितने भी जीव आएंगे वो सब किस में आएंगे? अकशेरुकी। कोर्डेटा का मतलब ही हो गया कशेरुकी वाले जीव, कशेरुकी वाले जीव। तो देखिए यहां पर जो वर्ग आएगा, यहां पर जो वर्ग आएगा आप समझिएगा, ये जो वर्ग आएगा ये वाला, इस वर्ग को कोर्डेटा संघ के जंतु भी कह सकते हैं, या केवल कोर्डेटा संघ के जंतुओं में ही रीढ़ पाई जाती है, इसीलिए वह कशेरुकी जीव कहलाते हैं। और जितने ये जंतु होंगे उनमें ही बंद रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाएगा। ठीक है। अब यहां सवाल उठता है कि भैया कौन कौन इसमें आएंगे? तो मैं बता दूं, जो कोर्डेटा संघ है उसमें आप कैटेगरी देख लें तो 5 कैटेगरी आपको दिखाई देंगी। एक, मत्स्य वर्ग, जिसे आप फिशीज बोलते हैं। और इसमें लिख सकते हैं आप जल में रहने वाले, जल में रहने वाले कशेरुकी, यानी जिनमें रीढ़ की अस्थि भी है, रीढ़ भी है, और ये कहां रह रहे हैं? जल में। ओके। दूसरी कैटेगरी आप लिख सकते हैं उभयचर वर्ग, इसको आप एम्फीबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप? एम्फीबिया। और ये क्या हो गया आपका? जल और थल दोनों जगह, दोनों में रहने वाले कशेरुकी, दोनों में रहने वाले कशेरुकी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तीसरी कैटेगरी आप क्या ले सकते हैं? तीसरी कैटेगरी आप, थोड़ा सा मैं गैप ज्यादा ले लेता हूं, थोड़ा सा इस तरह से आप समझिएगा। तीसरी कैटेगरी आप ले सकते हैं तीसरी कैटेगरी आपकी आ गई सरीसृप। क्या आ गई? इसको अंग्रेजी में रेप्टाइल्स बोलते हैं।
रेप्टाइल्स, और ये होते हैं रेंगने वाले कशेरुकी, रेंगने वाले कशेरुकी। ओके, अगला आप ले सकते हैं पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग को एवीज बोलते हैं, और एवीज का मतलब हो गया उड़ने वाले कशेरुकी। और इस तरह से एक लास्ट और बचता है, लास्ट वर्ग और बचता है कशेरुकियों का, जिसे आप बोल सकते हैं स्तनधारी वर्ग, और इसे बोलते हैं मैमल्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैमल्स। और ये हो गए दूध पिलाने वाले, अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले कशेरुकी। अब यहां मैं आपको कोर्डेटा संघ नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए इनकी कोई ज्यादा विशेषता नहीं बताऊंगा मैं आपको। मैं यहां पे हृदय के आधार पर बात करने वाला हूं। एक एक उदाहरण बता देता हूं। जैसे इसका उदाहरण तो आपका हो गया मछली, जो भी जल में पाई जाती है, ठीक है। इसका उदाहरण हो गया मेंढक, इसका उदाहरण हो गया सांप छिपकली, इसका उदाहरण हो गया जितने भी पक्षी हैं, कौवा, गोरैया, कबूतर। इसका उदाहरण हो गया मानव, कुत्ता, बिल्ली, या जो भी अपने बच्चों को दूध पिला रहा है, शेरनी। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? इस कैटेगरी में आएंगे। तो ये ही हैं वे जीव जिनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद रक्त परिवहन तंत्र पाया जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए, यहीं से एक चीज मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं कि आप समझिए कि जो मछलियां होती हैं, क्या होती हैं? मछलियां, उनमें जो हृदय है, मैंने आपको बताया ना, यहां पर आप समझिए एक बात को। मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि जो भी बंद इकोनॉमी वाले बंद इकोनॉमी, माय मिस्टेक, इकोनॉमी ध्यान में आ गया। जो भी बंद रक्त परिवहन तंत्र वाले जंतु होंगे, उन सभी का हृदय कुछ कोष्ठकों में बटा होगा। उन सभी का हृदय कुछ कोष्ठकों में बटा होगा, क्योंकि इनमें पाइपलाइन पाई जाएगी, और ये जो पाइपलाइन होगी, यही पाइपलाइन इनके हृदय को कई कोष्ठकों में बांट देगी। आपको ध्यान देना होगा। तो विकास क्रमशः चलेगा, विकास इसमें क्रमशः चलेगा। देखिए, जो मत्स्य वर्ग है, इसमें जो हृदय होगा वो कैसा होगा? द्विकोष्ठीय। इसमें 2 चैम्बर होंगे। कितने चैम्बर होंगे? 2। और ये जो 2 चैम्बर होंगे, आप समझिएगा, ये कुछ इस तरह से होगा। एक इसमें पाया जाएगा ऊपर आलिंद, और नीचे पाया जाएगा इसमें निलय। इनका हृदय 2 भागों में बटा होगा, एक आलिंद और एक निलय। अब अगर हम सरीसृप की बात करें, किसकी बात करें? सरीसृप की। सॉरी, पहले उभयचर आएगा ना। उभयचर की बात करें तो उभयचर में जो है, यहां पर त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाएगा। कितना? कैसा? यानी इसमें अगर हम बात करें तो कुछ हृदय ये
3 चैम्बर, ऊपर आलिंद हो जाएगा, यानी इसमें 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। कई बार ऐसे भी सवाल आता है कि अगर किसी जीव में त्रिकोष्ठीय हृदय है तो उसमें आलिंदों की संख्या कितनी होगी, निलय की संख्या कितनी होगी। तो त्रिकोष्ठीय है तो 2 आलिंद 1 निलय होगा, ये ध्यान कर लीजिएगा। सरीसृप की बात करें तो अब देखिए विकास, मैंने कहा विकास का क्रम है, तो अब सरीसृप में रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। विकास के क्रम के आधार पर मैंने आपको लिखाए हैं। तो अगर यहां त्रिकोष्ठीय हो गया तो यहां द्विकोष्ठीय नहीं होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा, इससे ऊपर ही तो पड़ेगा। लेकिन यहां भी कितना होता है, त्रिकोष्ठीय। त्रिकोष्ठीय यहां पर क्या होता है, हृदय होता है। और जब त्रिकोष्ठीय है तो यहां पर भी आप समझिएगा 2 आलिंद होंगे और 1 निलय होगा, जहां पर भी त्रिकोष्ठीय की बात आ गई, ये आप समझिएगा। पक्षी की बात करें, पक्षी में अब और आगे बढ़ गए हम विकास के क्रम के आधार पर। यहां होगा 4 कोष्ठीय हृदय, जिसमें 4 कोठे हों, 4 कमरे हों। अब ये 4 कमरे कौन कौन से होंगे, तो आप समझिएगा 2 आलिंद और 2 निलय। आलिंद सदैव ऊपर होगा और निलय सदैव नीचे होगा। नीचे निलय, नीचे नीचे। हृदय के जो नीचे वाले कमरे होंगे वो निलय कहलाएंगे, इतना ध्यान कर लीजिएगा। मानव का जो हृदय होगा वो भी 4 कोष्ठीय होगा। कैसा होगा, 4 कोष्ठीय होगा। और इसमें भी आप समझ लीजिएगा इसी तरह से 4 हो जाएंगी, ऊपर दोनों आलिंद, 2 आलिंद और नीचे 2 निलय होंगे। तो इस तरह से हृदय से आपका एक सवाल यहां से बन जाता है सामान्य सा, कि भाई कौन सा कशेरुकी में किस टाइप का हृदय पाया जाता है, ये आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आप समझने का प्रयास करेंगे। उतार लीजिएगा आराम से। ठीक है, समझ में आ गया, सारा लेक्चर समझ में आ गया। हमने यहाँ पर जो शुरुआत की थी वो यही की थी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो जो आपकी बॉडी में विभिन्न पदार्थों को परिवहन कराए, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो ब्लड के माध्यम से। और ब्लड किसके माध्यम से परिवहन करता है, तो हार्ट के माध्यम से। और ब्लड कहां पर परिवहन करता है, तो पाइपलाइंस में। इसीलिए 3 चीजें इसमें पढ़नी होंगी, हृदय क्या है, रुधिर क्या है, रक्त क्या है, और रक्त किन में होकर बह रहा है, यानी रुधिर वाहिनियां क्या है। ठीक है, फिर कार्य बता दिए। तो जो भी भोजन पदार्थ हैं, जो पच गया है उसको लेकर जाएगा, जो गैसें हैं गैसों का परिवहन ये कराएगा, और हार्मोन्स का परिवहन ये कराएगा। ठीक है, दूसरा, छोटे जो जीव होते हैं उनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि शरीर का आकार छोटा है, पाइपलाइन की इतनी जरूरत वहां पे है नहीं, तो हृदय बस पंप करता है और ब्लड को बाहर फेंक देता है, पूरे शरीर में उसका ब्लड ओपन तरीके से पहुंच जाता है। लेकिन जो बड़े शरीर वाले हैं, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, शेर, चीता, सांप, जिनका शरीर काफी बड़ा दिखाई देता है आपको, तो वहां पर हम क्या देखते हैं भैया, बड़ा का मतलब, अब सांप को आपको बहुत बड़ा, छिपकली बहुत बड़ा, मच्छर तुलना कीजिए ना, मच्छर से तुलना कीजिए छिपकली की। एक छिपकली पे कई सौ मच्छर भारी पड़ेंगे, या सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कई सौ मच्छरों पे एक छिपकली भारी पड़ेगी शरीर के आधार पर अगर हम। ठीक है, तो छिपकली के हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, सिर अलग है, तो वहां क्या है, वहां उसके प्रत्येक भाग तक ब्लड ले जाने के लिए पाइपलाइन की जरूरत पड़ेगी। तो वो पाइपलाइन में जो ब्लड चलेगा उसको बंद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे।
बंद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम केवल कशेरुकी में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? कशेरुकी में। और कशेरुकी वो होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है? रीढ़। कशेरुकी जंतुओं का जो संघ परिवार है वो कोर्डेटा कहलाता है। कोर्डेटा संघ के जंतुओं में ही कशेरुकी पाई जाती है या रीढ़ पाई जाती है। वर्टिब्रेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। 5 प्रकार के इनमें वर्ग हैं। पीसीज मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया उभयचर वर्ग, रेप्टाइल्स सरीसृप वर्ग, एवीज पक्षी वर्ग और लास्ट मैमल्स स्तनधारी। ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, कल इससे आगे करेंगे हृदय, मानव हृदय की बात करेंगे। क्या होता है मानव हृदय, किस तरह की आकृति होती है, और मानव हृदय में ब्लड शुद्ध अशुद्ध किस किस भाग में, किस किस वाहिनी और किस किस शिराओं द्वारा चलता है। ठीक है, कल मिलते हैं। धन्यवाद।